हेलो स्टूडेंट, मैं संकेत कश्यप आपको इस वीडियो में बताऊंगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि क्लास 10 से है। और इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल पहले ही कवर कर चुके हैं। इसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। तो काम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो टॉपिक है वो करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। पिछले टॉपिक में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं, तो उसी से अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक ओम्स लॉ शुरू करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V, this is the electric potential, and current I is denoted by small I, electric current थ्रू अ कंडक्टर। अगर ये दोनों ही किसी कंडक्टर या वायर से आप पास कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ बैटरी, देन V प्रोपोर्शनल टू करंट I। दिस इज़ द ओम्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी बैटरी से प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड V इक्वल्स टू I इंटू R, वेयर R क्या चीज़ है यहाँ पर? R है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर, ऑफ कंडक्टर या वायर आप बोल सकते हैं। यानी कि R यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर। लेकिन बात यह आती है कि आखिर R यहाँ पर आया क्यों? इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 3 वायर लिए। पहला वायर था आपका कॉपर का, दूसरा वायर आपने लिया एल्यूमिनियम का, और तीसरा वायर आपने लिया सपोज दैट आयरन का। तो ये 3 जो वायर आपने लिए ये सेम लेंथ के हैं, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। इनका बस एक चीज़ अलग है, वो है मटेरियल। इन तीनों वायर पर मान लेते हैं कि हम अप्लाई करते हैं 3 वोल्ट। जब हम 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 3 वोल्ट हमने कॉपर वायर पर लगाया इस तरह से करके बैटरी से, ठीक है। 3 वोल्ट ही आपने एल्यूमिनियम पर लगाया, 3 वोल्ट ही आपने आयरन के वायर पर लगाया। प्रैक्टिकली पता चलता है कि तीनों से एक सा पोटेंशियल लगाने पर तीनों से करंट एक सा नहीं मिलता है। कॉपर वायर से मान लेते हैं कि 1.5 एम्पियर मिलता है, एल्यूमिनियम के वायर से सपोज दैट 0.90 एम्पियर मिलता है, और जो आयरन का वायर है उससे मान लेते हैं सपोज दैट 0.60 एम्पियर मिलता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सेम पोटेंशियल लगाने पर भी तीनों वायर से सेम करंट क्यों नहीं मिलता है? तो उसका कॉज था वो जो ओम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, और उस कॉज का नाम है रेजिस्टेंस R। दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अभी हम आगे समझते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या दिया गया ओम्स लॉ में? रेजिस्टेंस दिया गया। अब इसमें जब हम प्रैक्टिकली ग्राफ प्लॉट करते हैं ओम्स लॉ में, तो जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ से मेरा मतलब ये है जैसे आपने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 वोल्ट तक पोटेंशियल बढ़ाया किसी वायर पर, और उसमें करंट जो है 0.1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, इस तरह से कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है। तो इस तरह से जो ग्राफ है ओम्स लॉ का, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या आता है? टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट पर एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताएगा? R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो गया ओम्स लॉ का? नेचर
ऑफ ग्राफ ओम्स लॉ का, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इसके लिए। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। लेकिन अगर ग्राफ कांस्टेंट नहीं आता है तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, इन गिवन ग्राफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में एक ग्राफ प्लॉट किया और इस तरह से आपके पास ग्राफ आता है किसी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर। अब ऐसा भी हो सकता है कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो। सेमीकंडक्टर क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि विल दिस ग्राफ फॉलो द ओम्स लॉ और नॉट, तो आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट फॉलोड एज इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये ग्राफ क्या है, ओम्स लॉ के ग्राफ के नेचर को नहीं फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ओम्स लॉ को नहीं दर्शाता है, ठीक है। नॉन ओमिक ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो हुई ओम्स लॉ की बात, जहाँ पर कि ओम्स लॉ ने बताया कि किसी भी कंडक्टर पर जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होता है। अब वहीं पर एक रेजिस्टेंस की बात निकल के आई थी, तो रेजिस्टेंस को भी हैंड टू हैंड समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन के जब सेम वायर लिए गए और उन पर सेम पोटेंशियल लगाया गया तो उन पर सेम करंट नहीं मिला, अलग अलग करंट मिला। तो उसकी वजह क्या थी, वो वजह थी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर और वायर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्ड बाय कंडक्टर और वायर, कंडक्टर और वायर, ठीक है, और वायर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो इस रेजिस्टेंस को फ्रॉम ओम्स लॉ से आप कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ से इसका जो फॉर्मूला है वो आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I, और जो इसकी यूनिट है दैट विल बी इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ की बहुत ही सिंपल यूनिट यूज़ की जाती है ओम, जैसे कि हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ओम से डिनोट करते हैं। कुछ बातों पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी किसी वायर और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले नंबर 1 लेंथ। अगर आप कोई कंडक्टर या वायर लेके चल रहे हैं, जो घरेलू वायर होते हैं, तो उस वायर की लेंथ बढ़ाने पर या घटाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा कि रेजिस्टेंस, उस वायर कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। नंबर 2, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी किसी वायर की जो डायमीटर है, अगर आप उसे डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी वायर को पतला कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। वायर की डायमीटर अगर बढ़ा देते हैं या उसे थिक कर देते हैं वायर को, तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर से यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट भी आता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैं यहाँ पर थर्ड में दिखा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आगे चलकर रेजिस्टिविटी भी हम समझेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। हालांकि हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आइडियली मान के चलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इन दोनों फैक्टर्स पर हमारा रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, देन R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस R है दैट इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पर रो क्या चीज़ है, रो इज़ नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर, या तो वायर या कंडक्टर का ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी भी होता है। अब ये नई चीज़ क्या आ गई, रेजिस्टिविटी।
ये नई चीज़ जो है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। यानी किसी मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये 3 मटेरियल आपने लिए, तो इन मटेरियल की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इनके अंदर होता है, उस प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं। मोटी बात कुल मिलाकर ये है कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रो जो है। तो यहाँ से जो यूनिट है वो तो खैर ओम ही रहेगी रेजिस्टेंस की, बट जो नया फार्मूला है वो ये बन के आ जाता है। और यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी हम देखें, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और कंडक्टर। मेरी बात को जरा फिर से समझें। रेजिस्टिविटी ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने क्या लिया है। जैसे कि आपने 3 वायर लिए, तो पहला वायर अगर कॉपर है, दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा अगर आयरन है, और तीनों सेम लेंथ और विड्थ के हैं, तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, बिकॉज तीनों की रेजिस्टिविटी अलग है, तीनों का मटेरियल अलग है, भले ही उनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ इक्वल हो। तो यहाँ पर ये बात याद रखें, रेजिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बदलने पर भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि बात समझ में आ जाए हमें। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने लिखा था रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। ठीक है, तो यूनिट के लिए क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस की यूनिट आप ओम रख देंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर रख देंगे और लेंथ के लिए मीटर रख देंगे। इस तरीके से मीटर से मीटर कटने के बाद इसकी यूनिट आ जाती है ओम मीटर रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की फिक्स्ड वैल्यू है जो प्रैक्टिकली उसे दी जाती है, और इसको हम क्वेश्चन में समझते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट वेयर एज इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, व्हाट वुड बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। कोई वायर है जिसको खींचकर डबल कर दिया जाता है, जैसे कि वो पहले ये था, इस तरह से था, और इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके ये इसकी लेंथ डबल हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक चीज़ और समझें, जब वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तो इसका एरिया भी तो घटेगा, यानी इसका नया एरिया हमें पता करना होगा। तो अगर हमें नया एरिया पता चल जाए और लेंथ इसकी डबल हो चुकी है, रेजिस्टिविटी इसकी फिक्स रहेगी क्योंकि मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन में बोल रखा है कि लेंथ को डबल कर देते हैं। तो अगर इसकी इनिशियल लेंथ मान लेते हैं, इनिशियली इसकी जो लेंथ थी वो हम बोल देते हैं स्मॉल l इक्वल्स टू कैपिटल L। ठीक है, और उसके उस समय इसका रेजिस्टेंस कितना था, ये 5 ओम था, और एरिया को हम मान लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम एरिया को। अब इसमें आप क्या करते हैं, फाइनली क्या होता है इसमें, फाइनली जो इसकी नई लेंथ है L डैश वो 2L हो जाती है, और रेस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और जो इसका रेजिस्टेंस है R डैश वो भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो हमारे पास में यहाँ से अगर हम देखें तो R इक्वल्स टू कितना है, L अपॉन A इंटू रो। इस जगह इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो R की जगह आप लिख देंगे 5 ओम, L की जगह कैपिटल L, A की जगह स्मॉल a। ओके, और रो अपना कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं रिमेन वर्क पर। तो अब हम यहाँ से करते हैं नाउ, हमें तो नया रेजिस्टेंस चाहिए। न्यू रेजिस्टेंस के लिए R डैश लिख देंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, लेंथ इसकी L डैश हो जाएगी,
और एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि नया एरिया आप कैसे पता करेंगे। तो नया एरिया पता करने के लिए आपके पास एक चीज़ है कि आपका इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम आपके वायर का कांस्टेंट रहेगा। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ वायर। इनिशियल वॉल्यूम सिलेंडर, वायर एक सिलेंडर की तरह है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो इसे हम लिख देंगे स्मॉल ये इनिशियल एरिया इनटू लेंथ इक्वल्स टू फाइनल एरिया इनटू लेंथ। ए जो आपका एरिया था इनिशियली वो स्मॉल ए था, लेंथ आपकी कैपिटल एल थी। ए जो आपका फाइनल एरिया वो आपको पता करना है, और लेंथ कितनी हो चुकी है 2L। तो L से L कटने के बाद में आपके पास में जो नया एरिया है वो कितना आ जाएगा, A/2। क्लियर। अब हम अपना न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन में A डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए। L डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2L रख देंगे भाई, और A डैश की वैल्यू A/2। तो आपके पास में अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास में R डैश कितना बचेगा, R डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 4 इंटू रो ये कैपिटल L अपॉन में स्मॉल a। ये देखिए रो L कैपिटल L अपॉन a इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 5। तो आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 20 ओम। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, ये जो क्वेश्चन लिया था ये दरअसल इस बात पे बेस्ड था कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। अगर इनमें चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से आप नया रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो नई बात थी वो ये थी कि वायर के मेटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रही थी इसमें। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेजिस्टिविटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 0.5 मिलीमीटर इज़ 4 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। अगर टेम्परेचर चेंज होता तो फिर हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो जाता। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है आपके सामने। जो डायमीटर ऑफ द वायर है ये 0.5 मिलीमीटर है, जैसे कि हम मीटर में चेंज कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ हमारे पास में है, हमें सीधे फार्मूला लगाना है। लेकिन एक दिक्कत आएगी, आप जो फार्मूला लगाएंगे रो का वो RA/L होता है। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होगा, πr², यानी डायमीटर का हाफ। तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेंस एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, πr², और R कितना हो जाएगा आपके पास में d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इसे πd² अपॉन में 4। इन सब वैल्यू को एक साथ ही रख देना वहाँ पर। तो आप लिखें फ्रॉम, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो RA अपॉन में L। तो अब वैल्यूज पुट कर दें सारी। आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ही रखना है। एरिया की जगह क्या आ जाएगा, πd² अपॉन में 4 इंटू लेंथ L। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 4, पाई की जगह 3.14 रख दीजिए, और ये d² की जगह क्या रख देंगे, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर अपॉन में लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ देखिए यहाँ पर 1 मीटर दे रखी है और 4। ठीक है, तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो इन सब वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर यहाँ पर आएगा, तो 0.785 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने यहाँ पर ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, और वहाँ पर हम सर्किट को भी समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।